मैं शरद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है रुदौली क्लासेस। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के पार्ट 5 की। इससे पहले के जितने भी पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट 4, वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। और ये वाला जो पार्ट 5 होगा, ये पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का आज लास्ट पार्ट होगा। यानी कि इसके बाद हमारे पॉलिटी के जितने भी टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और नेक्स्ट मैं सब्जेक्ट लूँगा आपके लिए बायो यानी कि जीव विज्ञान। तो फ्रेंड, चलिए आज इस अपने लास्ट टॉपिक को भी कंप्लीट करते हैं। आइए देखें आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अशोक के सिंह स्तंभ को कब राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मान्यता दी थी। तो फ्रेंड, अशोक के सिंह स्तंभ को जैसा कि आपने देखा होगा, कॉइन जो हमारे सिक्के हैं, भारतीय सिक्के, उस पर अशोक के सिंह स्तंभ को दर्शाया गया है। उसी को हम इंडिया का नेशनल सिंबल भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अशोक के सिंह स्तंभ को कब मान्यता दी गई थी। तो फ्रेंड, इसे मान्यता दी गई थी 26 जनवरी सन 1950 को, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। उसी दिन अशोक के सिंह स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मान्यता दी गई थी। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज हमारा जो है तिरंगा, इसको कब अपनाया गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था, या फिर राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। तो हमारा आंसर होगा 22 जुलाई सन 1947। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। फ्रेंड, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार आया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को किस समिति ने प्रस्तुत किया था। यानी कि वो कौन सी समिति थी जिसने तिरंगे झंडे को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। तो फ्रेंड, वो समिति थी हंस मेहता समिति। हंस मेहता समिति ने संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को प्रस्तुत किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, राष्ट्रीय ध्वज को फहराना किस अधिकार के अंतर्गत शामिल है। तो फ्रेंड, भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार के तहत ये अधिकार दिया गया है कि वो राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज को फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, राष्ट्रीय गान को कब स्वीकृत किया गया था। हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, उस नेशनल सॉन्ग को कब एक्सेप्ट किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया था कि राष्ट्रीय गान को कब मान्यता दी गई है, राष्ट्रीय गान को कब स्वीकृत किया गया। तो इसे स्वीकृत किया गया था 24 जनवरी सन 1950 को, यानी कि संविधान लागू होने के 2 दिन पहले। संविधान लागू होने के 2 दिन पहले 26 जनवरी सन 1950 को राष्ट्रीय गान को स्वीकृत किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत। अब 5 नंबर में राष्ट्रीय गान है और 6 नंबर में राष्ट्रीय गीत है, और दोनों को फ्रेंड अलग अलग दिन में एक्सेप्ट किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से कंफ्यूज करते हैं और दोनों को ही एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगर राष्ट्रीय गीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत संविधान लागू होने के दिन ही एक्सेप्ट किया गया था, जबकि राष्ट्रीय गान लागू होने से संविधान 2 दिन पहले, यानी संविधान के लागू होने के 2 दिन पहले एक्सेप्ट किया गया था। तो राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950, राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950। फ्रेंड, इन दोनों क्वेश्चन को आप एक बार माइंड में अच्छे से सेट करिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है,
प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड, प्राक्कलन समिति के सदस्य को जानने से पहले आइए मैं आपको बताता हूँ प्राक्कलन समिति क्या है। तो फ्रेंड, प्राक्कलन समिति को मैंने बताया है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो 7 से पहले 8 देख लीजिए, 8 के बाद 7 देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है प्राक्कलन समिति का क्या कार्य होता है? कार्य क्या होता है? प्राक्कलन समिति का क्या काम होता है? तो देखिए, प्राक्कलन समिति का मुख्य काम होता है संसद के माध्यम से सरकार ने जितने भी पैसे खर्च किए हैं, हम टैक्स के रूप में सरकार को जो पैसा देते हैं, उस पैसे को सरकार ने किस तरीके से खर्च किया है और साथ ही साथ जो फिजूल खर्ची है उनको किस तरीके से रोका जाए, इन सभी बातों को नोट करती है प्राक्कलन समिति। यानी कि प्राक्कलन समिति के माध्यम से सरकार के खर्चों को पता चलता है और साथ ही साथ सरकार की जो फिजूल खर्ची है उस पर भी रोक लगती है। तो फ्रेंड, प्राक्कलन समिति का मुख्य कार्य होता है भारत सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन की जांच करना, साथ ही साथ सरकार की जो फिजूल खर्ची हैं उन पर रोक लगाना। तो ये होता है प्राक्कलन समिति का कार्य। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में है प्राक्कलन समिति के सदस्य। तो फ्रेंड, प्राक्कलन समिति में लोकसभा के सदस्य को चुना जाता है और इनकी संख्या होती है 30। यानी कि प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा के किसी भी 30 सदस्यों को प्राक्कलन समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। और इसमें साथ ही साथ ये लिखा गया इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। यानी कि प्राक्कलन समिति में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, इनमें से किस सभा के सदस्य प्राक्कलन समिति में शामिल नहीं होते हैं? ऑप्शंस में कई ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें सही ऑप्शंस होगा आपका राज्यसभा के सदस्य। और ये जो समिति है प्राक्कलन समिति, इस समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान समय में हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी ने गिरीश वापट जी को प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि वर्तमान समय में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है या वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो प्राक्कलन समिति के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं गिरीश वापट जी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 7 और 8 कंप्लीट हो गए, अब बात आएगी 9 की। 9 नंबर में है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में किसे जाना जाता है, या प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, या फिर निम्नलिखित में से किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा गया है? इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। तो फ्रेंड, जो लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति को ही प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। और ये जो लोक लेखा समिति है, इसे लघु सभा भी कहा जाता है। तो फ्रेंड, चाहे लोक लेखा समिति की बात करें चाहे लघु सभा की बात करें, दोनों एक ही हैं। अब बात ये आती है कि लोक लेखा समिति का क्या काम होता है। तो फ्रेंड, आइए पहले हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 11 के। उसमें मैंने बताया है कि लोक लेखा समिति का क्या कार्य होता है। तो फ्रेंड, ये जो लोक लेखा समिति होती है, ये भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं उनके द्वारा सरकारी खातों की जांच करती है। यानी कि जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, वो जो सरकार के खर्च हैं उनका जो ब्यौरा इस समिति को देते हैं,
यह समिति उन्हीं ब्यौरों की जांच पड़ताल करती है। फिर से समझिए, भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए सरकारी खर्चों के खातों की जांच करती है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति सरकारी खर्चों के खातों की जांच करती है और ये सरकारी खर्च के जो खाते हैं इनको मेंटेन करते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन पूछा गया था कि लोक लेखा समिति का क्या कार्य होता है, तो लोक लेखा समिति का कार्य होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना। सरकार ने जितने भी खर्चे किए हैं उन सभी के डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करता है लोक महालेखा परीक्षक और इन सभी डॉक्यूमेंट को जांच करती है लोक लेखा समिति। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड, लोक लेखा समिति में लोकसभा से 15 सदस्य तथा राज्यसभा से 7 सदस्य चुने जाते हैं। इससे पहले जो आपने प्राक्कलन समिति पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि इसमें सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, लेकिन लोक लेखा समिति में लोकसभा के भी सदस्य होते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। साथ ही साथ एक नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये जो लोक लेखा समिति है इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का ही कोई व्यक्ति होता है। जैसे कि वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस के दिग्गज नेता जो हैं वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष पार्टी का होता है और वर्तमान समय में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेसी जो व्यक्ति हैं वो इस समिति के अध्यक्ष हैं। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वें क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता। क्वेश्चन पूछा जाए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है या स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है। दोनों ही आंसर होंगे आपके लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन साहब को स्थानीय स्वशासन का जनक या स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, कह रहा पंचायती राज्य की शुरुआत कहाँ से हुई। भारत में पंचायती राज्य की शुरुआत हुई थी राजस्थान के नागौर ज़िले से। राजस्थान का जो नागौर ज़िला है वहाँ से भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन पूछा गया है पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आंसर होगा राजस्थान के नागौर ज़िले से। चलिए 14 नंबर में देखा जाए। 14 नंबर है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार किसे कहा था। तो पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पीकार कहलाते हैं बलवंत राय मेहता जी। फ्रेंड, बलवंत राय मेहता जी ने पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा उसके कार्यों को करने के लिए कई सारे परिवर्तन किए थे इसमें पंचायती राज व्यवस्था में। तो फ्रेंड, इसी वजह से बलवंत राय मेहता जी को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार कहा जाता है। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है किस समिति ने त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तर पर ग्राम पंचायत की व्यवस्था की बात कही थी। क्वेश्चन पूछा गया है किस समिति ने त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत की अनुशंसा की थी, यानी कि 3 स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए। इसको बात को किसने कहा था या इसकी वकालत किसने की थी, तो इसकी वकालत की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति ने ये कहा कि ग्राम पंचायत को या पंचायती व्यवस्था को 3 स्तर पर
रखा जाना चाहिए। इसके लिए इन्होंने कहा कि आप ग्राम स्तर के लिए यानी कि ग्रामीण इलाकों के लिए ग्राम पंचायत रखिए, साथ ही साथ प्रखंड पर पंचायत समिति का चुनाव कीजिए और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन कीजिए। तो फ्रेंड, बलवंत राय मेहता समूह ने त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत की अनुशंसा की थी। इस अनुशंसा में इन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर आप ग्राम पंचायत की व्यवस्था कीजिए, प्रखंड स्तर पर पंचायत की व्यवस्था कीजिए और जिला स्तर पर आप जिला परिषद की व्यवस्था कीजिए। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। साथ ही साथ कंप्लीट होता है पॉलिटी के लेसन। पॉलिटी के जितने भी टॉपिक थे वो आज कंप्लीट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।